नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में देश ने कई उन कठिनाइयों को देखा और कई वो गौरवमयी पल भी। इतिहास के झरोखे के उन महत्व को आप देखेंगे जब, तो कई ऐसे पल जो अतुलनीय हैं। लेकिन आजादी के बाद से देश के जो तमाम प्रधानमंत्री बने, जो सरकारें बनी, उनका इस देश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में काफी अहम योगदान रहा। लेकिन अगर आप देखें तो ये संग्रहालय भी उन तमाम सरकारों की साझा विरासत का एक जीवंत प्रतिबिंब बन गया। देश आजादी के 75 साल पूरे होने के पर्व पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में इस पर्व को देखते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय एक भव्य प्रेरणा हमें देता है। लेकिन ऐसे में हमने इन 75 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, हमने कई ऐसे पल देखे जो हमें गौरवमयी करते हैं। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री संग्रहालय की विशेषता क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको आज दिखाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय की, यहाँ आपको विशेषता दिखाई देगी और आपको अतीत भी दिखाई देगा और आपको भविष्य भी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा, और यहाँ पर हर एक प्रधानमंत्रियों की वो तस्वीर और पहले कैसे उन्होंने इस लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत किया और क्या उनका योगदान रहा, वो वाकई में अतुलनीय है। तो चलिए इसी के बारे में आज के दिन हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ NMML के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रवि मिश्रा होंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इसको बनाने में कितना वक्त लगा और वाकई में ये कितना खास है। रवि जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। देखिए, जब आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने पर हम एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री संग्रहालय एक तोहफा आमजन के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो एक प्रेरणा का स्रोत है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सबसे पहले, और वो दिन कितना गौरवमयी था जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन किया? हमारे लिए और देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये अभी परसों की बात है। और जैसा आपने पूछा, इस संग्रहालय के निर्माण में 3 वर्ष से अधिक का कुछ समय लगा है। ये अक्टूबर 2018 में इसका कार्य आरंभ हुआ था और 14 अप्रैल 2022 को लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका हुआ। जी, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर हमारी युवा पीढ़ी पहुँचेगी तो उन्हें यहाँ पर अतीत भी दिखाई देगा, भविष्य भी दिखाई देगा। हर एक प्रधानमंत्रियों ने इस लोकतंत्र के विकास में या फिर देश के विकास में कितना अहम योगदान दिया, वो भी उन्हें समझ में आएगा। तो वो सारी बातें हम कैसे समझ पाएंगे? देखिए, अतीत तो इस प्रकार से दिखाई देता है कि इस संग्रहालय में स्वतंत्रता से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री अभी इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उनको भी शामिल किए जाने की योजना है और आगे के और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आएंगे। इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। जी, इतिहास के झरोखों को देखा जाए तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो वो सारी चीज़ें हमें याद आ रही हैं कि पहले कैसे विकास होता चला आया। ये भी जिक्र किया गया कि प्रत्येक प्रधानमंत्रियों का इस देश के विकास में कितना योगदान रहा, कौन से उनके ऐसे फैसले थे जो देश के विकास की अग्रणी भूमिका निभाए। उन बातों का भी कहीं पर जिक्र किया गया संग्रहालय में। सब जगह उनका ही जिक्र किया गया है। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि संग्रहालय का उद्देश्य ही ये है कि हमारे लोकतंत्र में जिन लोगों ने अपने नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में और उसका विकास करने में अपना योगदान दिया, ऐसे लोग और भी बहुत से हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके प्रमुख होते हैं, तो इस नाते प्रधानमंत्रियों का निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की प्रगति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन इसका नाम बदल कर रख दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। 15,600 वर्ग मीटर में फैला ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसकी खूबियां तमाम और तो और इसके अंदर इतिहास को तमाम वो तस्वीरें समेटे भी हाजिर हैं, जो आपको पहले के प्रधानमंत्री के संग्रहित उन चीज़ों से भी रूबरू कराएं। अगर हम बात करें इस पूरे संग्रहालय की, तो बनाने में कितनी लागत आई, कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है और आम जनता को ये कितनी तारीख से ये समर्पित हो जाएगा? देखिए, पहली बात मैं आपकी ये स्पष्ट कर दूं कि संग्रहालय में 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक 1 जो पुरानी 3 मूर्ति भवन की इमारत थी, वो अब ब्लॉक 1 ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय है। और ये बिल्डिंग जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इसको ब्लॉक 2 प्रधानमंत्री संग्रहालय का कहा जा रहा है। तो इन दोनों भवनों को मिलाकर लगभग 15,600 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र हमारे पास है इस संग्रहालय के लिए, और इसको 21 अप्रैल से जनता के लिए खोलने की योजना है। अच्छा, आम जनता जब आएगी तो टिकट का उन्हें क्या मूल्य चुकाना होगा? क्या उसकी रूपरेखा पूरी तैयार की गई है? बहुत ही साधारण मूल्य रखा गया है टिकट का, मात्र 100 रुपये। और उसमें भी जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए एक प्रकार का हमने डिस्काउंट रखा है। बच्चों के लिए भी 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी 25% डिस्काउंट है। और लाइट एंड साउंड शो 75 रुपये मात्र हमने रखा है। और एक कॉम्बो ऑफ़र है जिसमें लाइट एंड साउंड शो भी होगा और म्यूज़ियम भी होगा, वो केवल 150 रुपये का है। मतलब कि युवा यहाँ पर आए, बच्चे भी आए, सभी के लिए यहाँ पर आनंद लेने के वो क्षण होंगे। म्यूज़ियम में वो जाएंगे, इतिहास के झरोखों को भी वो देखेंगे, इसके साथ ही साथ अतीत को, भविष्य को, सारे दर्शन उन्हें यहाँ पर प्राप्त होंगे। बिल्कुल, ये मैंने जैसा कहा कि एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है ये म्यूज़ियम। इसमें इस प्रकार की अपार संभावनाएं हैं और हम सब को एक प्रकार से ये एजुकेट करता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि देखिए, अपने इतिहास को जानना, अपने इतिहास का बोध करना किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इतिहास का बोध तमाम माध्यमों से होता है, जिसमें से ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, संग्रहालय हैं, म्यूज़ियम्स हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर सारे प्रधानमंत्रियों की कहानी एक नैरेटिव रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत की गई है। और इसमें तमाम दुर्लभ उनकी वीडियो फुटेज है, उनके चित्र हैं, उनके दस्तावेज़ हैं जो हमारे NMML के आर्काइव से निकाले गए हैं, उनके पत्र इत्यादि, उन सबको भी रखा गया है। तो ये एक प्रकार से दुर्लभ, मैं कहूँगा, संग्रहालय है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है इस प्रकार का और कोई संग्रहालय देश में नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये भी मैंने देखी कि यहाँ पर इसको बनाने में किसी भी पेड़ों को नहीं काटा गया, ना तो किसी भी पेड़ को यहाँ से विस्थापित किया गया कि कहीं और ले जाकर लगाया जाए। ये एक बड़ा अच्छा संदेश है। जी, ये बात सही है बिल्कुल कि एक भी पेड़ इस प्रक्रिया में काटा नहीं गया है, बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि एक संदेश है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप नवनिर्माण आप करिए, आगे आप देश को बढ़ाइए, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि पर्यावरण हमारे लिए बचाए रखना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। बिल्कुल है, और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि वैसे तो संग्रहालय सबके लिए है, हर आयु वर्ग के लिए है, लेकिन एक प्रकार से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं और जो भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए विशेषकर ये प्रासंगिक है, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्र भारत की ये जो यात्रा है 75 वर्ष की, वो किसी मायने में अतीत का हिस्सा बन चुकी है। जो लोग आयु में ज़्यादा हैं उनके लिए तो फिर भी ये
एक प्रकार की क्या कहना चाहिए कि जीवंत स्मृति है, क्योंकि वो रहे हैं उस काल में, उन्होंने उसको देखा है। लगभग 20 से 25 सालों से आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया। अगर इसका निर्माण कार्य जब शुरू हुआ, आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार है, मतलब कि इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा कि अगर कोई आ जाए तो उसको यहाँ से निकलने का मन ना करे। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपने देखी कि बनाने में कहाँ कहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये तो 3 वर्ष ही हुए हैं हमें इसका कार्य आरंभ किए हुए, और कुछ साधारण कुछ जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में बातें आती हैं वैसी ही थी, और कोई ऐसी बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। शायद एक चीज़ जो आप कह सकते हैं कि इसकी फुटेज को देश दुनिया से ढूंढ कर लाना, आर्काइवल फुटेज को, और उसको सेलेक्ट करना और उसको करना, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन कार्य था, लेकिन सफलतापूर्वक हमारी सारी टीम ने मिलकर इसको किया है। वो सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए। अच्छा, कुछ यहाँ के बारे में मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताइए। ये तो सवाल जवाब हो गया, अंदर क्या कुछ होगा और यहाँ के बारे में भी बताइए। देखिए, ये हॉल जिसमें अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता एवं एकता इसका नाम है। और स्वतंत्रता एवं एकता नाम इसलिए है कि इसमें हमने मुख्य रूप से 3 फिल्मों को, ये सामने जो आप प्रोजेक्टर देख रहे हैं उसमें दिखाया है। और ये 3 फिल्में, एक महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, उसकी कहानी है यहाँ पर। ये 5 से 6 मिनट, 8 मिनट का एक वीडियो है जो गांधी जी के नेतृत्व में हुए 3 आंदोलनों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों की कहानी पर फोकस करते हुए गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई को बहुत सशक्त रूप में दिखाता है। दूसरा एक वीडियो यहाँ पर है जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश को आज़ाद कराने का प्रयत्न किया, उसकी कहानी को बताता है। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो वो सरदार पटेल ने एक 1947-48 में देश जब एक प्रकार से विखंडन की कगार पर खड़ा था, इतनी सारी देशी रियासतें थीं और उनको शामिल किए बिना देश एक नहीं हो सकता था, तो उस चुनौती का सामना करके देश को जिस प्रकार से यूनाइट किया, उस पर एक फिल्म जिसमें रेयर आर्काइवल फुटेज वगैरह शामिल है, वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस हॉल का या इस दीर्घा का नाम फ्रीडम एंड यूनिटी क्यों रखा गया है कि पहले हमें आज़ादी मिली अपनी लड़ाई से, फिर हमें एकता मिली, उसके बाद ही तो प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया। तो इसी प्रकार से पुरानी बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी, मतलब कि इस हॉल में अगर कोई एंट्री करेगा तो हमारे पूर्वजों ने क्या हमें विरासत में दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने और जो तमाम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो सभी हम यहाँ पर देख पाएंगे बखूबी। जी, स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा नहीं है, वो आगे के क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसकी बनावट की गई और क्या कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं, क्या कुछ खास है। इस तरफ विजय, आप देख सकते इन हैं, तस्वीरों को भी एक बार दिखाइए। ये महात्मा गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा का एक प्रकार का डायनामिक डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं उनके जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक की कहानी है, जिसमें पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है। तो ये भी एक बहुत ही रुचिकर, महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किस तरह से रही और उन्होंने कौन कौन से बड़े काम किए देश के लिए, यहाँ पर सब कुछ
आपको इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आगे अगर हम देखें, देखिए इस संग्रहालय की बहुत अधिक खूबियाँ और कई ऐसी तस्वीरें आप जो देखेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वाकई में ऐसा भी है। का जो फुटेज है ज़्यादातर तो देश की विभिन्न एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन से ही आया है, लेकिन कहीं कहीं पर बाहर से भी लिया गया जहां पर आवश्यकता पड़ी है, और उस फुटेज को, आर्काइवल फुटेज को यूज़ करके आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्रियों का देश के विकास के योगदान में, हर प्रधानमंत्री का जो योगदान रहा है उसको इस संग्रहालय में बड़े सशक्त, लोकतांत्रिक और कहना चाहिए कि एक ऑल इंक्लूसिव तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तथ्यपरक रूप से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस आखिर वाकई में संग्रहालय की खूबियां क्या हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मिश्रा हैं। रवि मिश्रा जी, बताइए यहाँ के बारे में। ये स्थान जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की दीर्घा है, और यहाँ पर तमाम आधुनिक तकनीकों के माध्यम से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की संपूर्ण जीवन यात्रा, उनके आरंभिक जीवन से लेकर और उनके निधन तक की शामिल है। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि टच टेबल के माध्यम से उनके आरंभिक जीवन का परिचय दिया गया है, किस प्रकार से तमाम संघर्षों का सामना करते हुए वे बड़े हुए, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को यहाँ पर, एक बार यहाँ पर लाइए। देखिए विजय, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि कैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनका परिचय क्या है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के लगभग एक पखवाड़े बाद 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दोनों की पृष्ठभूमि के बीच स्पष्ट अंतर था। अत्यंत संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले नेहरू का बचपन ऐशो आराम में व्यतीत हुआ। तो ये पूरा परिचय उनका, और देखिए यहाँ पर परिचय आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे। ये परिचय है, फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो शिक्षा के बारे में कि कैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा रही। फिर यहाँ पर रेल मंत्री जब ये रहे, आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, और यहाँ पर कांग्रेस के निर्वाचित नेता, तो इस बारे में भी आप जानेंगे। मतलब कि विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। रवि जी, तो यहाँ पर ये टच टेबल के माध्यम से उनकी आरंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया गया है। और ये सामने जैसा आप देख सकते हैं, ये एक क्रिएटिव इंस्टॉलेशन बनाया गया है जिसमें हरित क्रांति की कहानी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में आरंभ हुई, वो कहानी यहाँ पर सुनाई गई है। ये आप देख सकते हैं कैसे क्रमवार रूप से हमारे यहाँ पर आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि को सशक्त किया गया, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा। जो हरित क्रांति आई उसमें शास्त्री जी का क्या योगदान था आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना, दुर्गापुर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की फाउंडेशन स्वर्गीय शास्त्री जी ने की। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिनी ओर यहाँ पर कुछ दस्तावेज़ रखे हैं शास्त्री जी के। ये तमाम जगहों से जो उनको मानद डिग्रियां मिली, कुछ उनके पत्र हैं वो दिखाए गए हैं। और ये जो रैकेट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रैकेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से हमें एक लोन के रूप में प्राप्त हुआ है इस संग्रहालय में रखने के लिए। ये उनका अपना रैकेट था जिससे वो कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे, और हम आभारी हैं लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट के कि उन्होंने कृपा करके हमें ये यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए दिया। और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन है वाइट रेवोल्यूशन में, जो दूध से संबंधित है जैसा हम जानते हैं। उसमें श्री शास्त्री जी का जो योगदान था उसके बारे में यहाँ पर आपको टेक्स्ट और विजुअल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर शास्त्री जी की जो परमाणु नीति थी, कैसे उस समय जब चीन परमाणु विस्फोट कर रहा था तो शास्त्री जी ने हिम्मत रखते हुए हमारी जो
हमारा जो परमाणु कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाए रखा। और इधर आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कुछ अन्य दस्तावेज़ शास्त्री जी के हैं, कुछ पत्र हैं। जैसे ये पत्र उनको लिखा है श्री जयप्रकाश नारायण ने। इसकी एक प्रति ये हमारे अपने NMML के आर्काइव से निकाला गया है, ये हैंड रिटन है, इसकी ये प्रति हमने रखी है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये उनकी माननीय शास्त्री जी की पोस्ट ऑफिस पासबुक है, और आप देख सकते हैं उनका नाम ऊपर लिखा हुआ है। और एक अन्य पेज पर दिखाई देता है कि उनका जो अकाउंट का बैलेंस था केवल 47 रुपीज़ का था, जो पेज अभी इस समय सामने आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि ये चरखा जो शास्त्री जी को अपने विवाह के समय प्राप्त हुआ था, उन्होंने कोई भी दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन जब उनकी पत्नी के परिवार वालों ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गांधीवादी थे और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट उन्होंने बहुत अर्ली जीवन से किया था, तो उन्होंने चरखा जो है वो एक स्वीकार किया था। ये वही चरखा है जो उनके परिवार ने हमें लोन पर दिया है यहाँ दिखाने के लिए, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। और इधर हम देख सकते हैं कि शास्त्री जी ने जो लैंग्वेज एजिटेशन हुई, हिंदी वर्सेस अंग्रेज़ी का जो प्रश्न उठा, उसको किस प्रकार से शास्त्री जी ने हैंडल किया, कैसे उसका सामना किया, कैसे देश में हिंसा को भड़कने से रोका, इसके बारे में चर्चा है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं उनकी विदेश नीति के बारे में चर्चा है। तो अलग अलग तकनीकें हैं, टच टेबल है, मोबाइल इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर टीवी स्क्रीन है जिसमें टेक्स्ट है और मूविंग पिक्चर्स हैं। दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक इंस्टॉलेशन बनाया गया है शास्त्री जी का जो कृषि के प्रति योगदान था और जो जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था, उसको डिपिक्ट किया गया है एक आकर्षक रूप में। एक किसान और एक जवान दोनों की आप यहाँ पर मूर्तियाँ देख सकते हैं, और जय जवान जय किसान का ये इनका कितना अहम योगदान है देश में हम सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं, ये शास्त्री जी को जब वो ताशकंद गए थे 1965 के युद्ध के बाद, तो ये उपहार में वास उनको मिला था। ये वास भी हमें माननीय शास्त्री जी के परिवार से लोन पर प्राप्त हुआ है इस संग्रहालय में दिखाने के लिए। और जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत ही आकर्षक वास है। तो चलिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर एक ऐसी जगह पर हम आप पहुंचे हैं जिसका अनुभव जब आप प्राप्त करेंगे तो वाकई में आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। देखिए, पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर, तो यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री का चुनाव करना होगा। विजय, एक बार दिखाइए। तो जो 15 प्रधानमंत्री जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना करके देश को आज सशक्त बनाया और आज उस मोड़ पर आ खड़ा है कि हम में पूरी दुनिया आप देख रही है। देखिए, वो तमाम प्रधानमंत्री यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने तस्वीर आपको खिंचवानी है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, तो आप यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप जब यहाँ पर बैठेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में आपकी तस्वीर ऐसी खींची हुई दिखाई देगी कि ऐसा लगेगा कि वाकई में आप वास्तव में आप बैठे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी बनावटी है। यहाँ पर लोग भी हैं यहाँ पर जो फिलहाल यहाँ की चीज़ों को देखते हैं। आइए मैम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम है वैलेरी विनीता, मैं यहाँ की असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। ठीक है, आइए यहाँ पर जब सेल्फी पॉइंट पे हम आ ही रहे हैं तो फिर यहाँ के बारे में बताइए, कैसा लोगों को अनुभव और आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि आपने भी तो ट्राई किया ही होगा। जी हाँ, अनुभूति सेक्शन हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक बहुत खास सेक्शन है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया है। और आजकल के बच्चे डिजिटली कितने साउंड होते हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं, और उनको पता होता है कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं दबाना है। तो सेल्फी एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है आजकल, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एग्जिबिट बनाया है, जहाँ पे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और दूसरी तरफ आपके पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर का एक हॉलोग्राम आ जाएगा, और उसको, उस छवि को आप अपने साथ अपने ईमेल आईडी में ले जा भी सकते हैं। तो चलिए, अब हम प्रवेश कर रहे हैं टाइम मशीन के अंदर।
टाइम मशीन यानी कि हिंदुस्तान की पूरी न्यूक्लियर जर्नी के बारे में आगे हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अंदर कक्ष में अब हम चलते हैं क्योंकि देखिए विभिन्न तकनीकों का, बहुत हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनाने में। लेकिन अब इसकी खूबियां भी आप देखिए, एक एक ब्लॉक की खूबियां, 360 डिग्री यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक मैम भी हैं, आपका नाम? प्रतिमा राउत, द एग्जिबिट सुपरवाइजर ट्रेनी है। अच्छा, ओके। प्रतिमा, अंदर कैसे टाइम मशीन के बारे में लोग समझ पाएंगे, एक बार बताइए। ये जो वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है ये अप्रॉक्स 9 मिनट्स की वीडियो है एंड दिस वीडियो शोज अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी सिंस 1945 टिल डेट। सो इंडियाज न्यूक्लियर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम the establishment of Tata Institute of Fundamental Research and it went on and it's going on till date. अच्छा, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? ये जो हम देख पा रहे हैं पृथ्वी की तरह, ये बस एक बॉल एस्टैब्लिश किया गया है बीच में। जो भी वीडियो पीछे चलती है उसका ईयर इसमें डिस्प्ले होता है। ओके, That's it. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. प्रधानमंत्री संग्रहालय में जितना अतीत है उतना भविष्य भी है। प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के लोगों को बीते हुए कल की यात्रा करवाते हुए आगे भारत में नई रूप और नई दिशा में भारत के विकास में आगे लेकर जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।